तो बढ़ते हैं प्यारे बच्चों हम हमारे पेपर के सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चंस मैं आपको बोलूंगा और केवल मैं उनके आंसर्स टिक करता चलूंगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला जो हम बात करें एमसीक्यूज की, तो आपका पहला जो क्वेश्चन था वो था बर्फ का गलनांक होता है। ठीक है, तो बात कर रहा हूं मैं इसे क्वेश्चन नंबर 1, चलो मैं लिख भी देता हूं। बर्फ का गलनांक, बर्फ का गलनांक। ठीक है, तो आपके चारों ऑप्शन थे, लेकिन हम डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे। तो ध्यान देना बच्चों, बर्फ का जो गलनांक होता है वो कितना होता है? बर्फ का गलनांक अगर हम डिग्री सेल्सियस में बात करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और आपकी जो वैल्यू थी यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में ना देकर जो दिया गया था वो केल्विन में दिया गया था। तो अब अपने को पता होना चाहिए कि कितना इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखो अगर 0 डिग्री सेल्सियस हम चेंज करें तो कितना होना चाहिए? 373 केल्विन। कितना होना चाहिए बच्चों? 300, सॉरी है ना, 273 केल्विन। कितना होगा बच्चों? 273 केल्विन होगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पर जो ऑप्शन था, तो ऑप्शन में एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, उससे थोड़ा और समझ में आएगा, क्लियर होगा आपके। एक है आपके पास में 373 केल्विन, 373.15 केल्विन। बी है हमारे पास में 173.15 केल्विन। और सी जो ऑप्शन था वो था 273.15 केल्विन। और डी जो है हमारे पास में वो था 373 केल्विन। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना ऑप्शन क्या होगा, ये हो नहीं सकता है ना, और ये होगा नहीं। और बचा कौन सा हमारे पास में? 273.15 केल्विन। एक्चुअली में जो बर्फ का जो गलनांक होता है वो यही होता है, 273.15 केल्विन। क्लियर बच्चों? तो उम्मीद है ये तो आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब अपन। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था वो था आपका बल के लिए सही कथन है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वो है क्या? बल के लिए, बल के लिए सही कथन है। बल के लिए सही कथन है। ठीक है, तो एमसीक्यू भी चलो मैं लिखता हूं साथ के साथ। पहला है F इक्वल टू M इंटू वी। और बी जो ऑप्शन था वो था आपका F बराबर M अपॉन ए। और सी जो ऑप्शन है वो है आपके पास में F इक्वल टू M मल्टीप्लाई ए। और क्वेश्चन और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है F इक्वल टू ए अपॉन एम। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने क्या कहा था आपको, जो बल है, ठीक है ना, तो बल तो क्या है? देखो यहाँ पर ऑप्शन M इंटू ए, तो त्वरण तथा द्रव्यमान का गुणनफल क्या कहलाता है बताओ? बल कहलाता है। और बल की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? कोई भी जो वस्तु होती है, ठीक है, ऐसी क्रिया जिसके द्वारा किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है उसे हम बल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा बताओ? यहाँ पर हमारा आंसर होगा सी आंसर होगा। ठीक है, जिसका भी आंसर सी है। ठीक है, वेरी गुड। अधातु तत्व की पहचान कीजिए। अधातु तत्व की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन थे आपके पास में, मैं डायरेक्ट इनके प्रतीक लिखूंगा। इनके नाम है, इसमें नाम लिखे हैं लेकिन मैं इनके प्रतीक लिखूंगा। हाइड्रोजन, सी कैल्शियम, डी मैग्नीशियम। ठीक है बच्चों, तो आपको अब पता ही होगा कि कौन कौन सी धातुएं होती है और कौन सी इसमें से हमें बताना है जो धातु नहीं है, मतलब कि जो अधातु है। ठीक है, तो देखो सोडियम धातु है, कैल्शियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है। तो बताओ हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी, मतलब कि हाइड्रोजन हमारा आंसर होगा। जिसने ऑप्शन बी किया, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 है वो है निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है?
ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, नमक का घोल, नमक का घोल। ऑप्शन बी है हमारे पास में दूध। ऑप्शन सी है कॉपर सल्फेट का विलयन। और डी जो आपका ऑप्शन था वो था स्टार्च का विलयन। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, नमक का घोल विलयन है, ये विलयन है, ये विलयन है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, दूध। यहाँ पर आंसर होगा दूध। क्या है हमारा, कोलाइडल माध्यम है। और परिभाषा आपको याद ही है ना, ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता है वो क्या कहलाता है, हमारा कोलाइडल कहलाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। पोटेशियम का प्रतीक है। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट ऑप्शन नहीं लिखूंगा, यहाँ पे आप डायरेक्ट समझ जाना पोटेशियम। तो पोटेशियम का साइन क्या होता है बच्चों, के होता है। क्या होता है, देखो यहाँ पर आपके पोटेशियम के तत्व का जो प्रतीक था वो पी भी दे रखा था। क्या दे रखा था, पी भी दे रखा था। ठीक है ना, तो अब बच्चा क्या करेगा, पोटेशियम, पोटेशियम से पी होता है, तो वो सबसे पहले, और ऑप्शन ही क्या था, ए था, तो बच्चा गलत तो यही करेगा ना। देखो पोटेशियम को हम क्या बोलते हैं, केलियम बोलते हैं। क्या बच्चे बोलते हैं इसको, अपन केलियम बोलते हैं। लेटिन जो नाम होता है केलियम है, तो केलियम से क्या लिया गया बच्चे, यहाँ पर के लिया गया था। ठीक है, तो जिनका भाई पी है आंसर वो गलत है। कृपया सोच समझ के आंसर टिक किया करें आप। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से द्विपरमाणुक द्विपरमाणुक अणु है। अब बच्चों द्विपरमाणु का मतलब होता है जिसके पैरों में दो लग रहा हो। ठीक है, तो एक तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए आयरन, बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ए लिख देता हूं। ठीक है, देखो द्विपरमाणु अणु, पहली बात तो ये है कि ना अधातुएं जो होती है ना उनको हम द्विपरमाणु में लिखेंगे, सिंपल सी बात ही है। तो बताओ ऑप्शन दो प्रकार से उड़ रहा है, ये भी आयरन, ये धातु, कॉपर धातु, एल्यूमिनियम धातु, बताओ को नहीं है, ये धातु नहीं है ना, तो बस ये हमारा आंसर है। तो नाइट्रोजन क्या होगा, द्विपरमाणु होगा, क्योंकि नाइट्रोजन हम कैसे लिखते हैं, N2 के रूप में इसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। Cl माइनस आयन में, Cl माइनस आयन में संयोजकता, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ऑप्शन ए, इसको ऑप्शन से थोड़ा करेंगे अपन क्योंकि आपकी चीजें समझ में आनी चाहिए यहाँ पे, और बड़ा क्लियर आपको ये सब चीजें समझाई थी क्लासरूम में, ऑफलाइन क्लास में, है ना। अब देखो ये माइनस में है, तो मैंने क्या कहा था आपको, मैंने कहा था अगर यहाँ पर माइनस है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कर दो, जितना माइनस है वो क्या कर दो, प्लस कर दो। तो यहाँ पर बताओ कितना है, एक माइनस में है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, है ना। आप 17 माइनस 1 बराबर बताओ कितने हो गए, 18। तो हमारा आंसर क्या होगा बताओ, 18 हमारा आंसर होगा। क्लियर, जिसका 18 आंसर है, ठीक है ना, उसका आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे अपन। वो है कि कैंसर के इलाज में, कैंसर कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का, किस समस्थानिक का उपयोग होता है, किस समस्थानिक का उपयोग होता है। ठीक है, जब आपको पढ़ाया गया तो आपको बताया गया था। ठीक है, अब कैंसर की बात कर रहे हैं, ऑप्शन है आयोडीन। ठीक है, कुछ बच्चे तो आयोडीन पे ही निमट गए होंगे, आगे तक तो पहुंचे ही नहीं होंगे, है ना, क्योंकि उनको तो आयोडीन तो मिल गया है बेटा। हाँ,
ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी हमारे पास में सोडियम। तो किसका यूज करेंगे? देखो आयोडीन, आयोडीन का इलाज किसके लिए करते हैं अपन? घेंगे के इलाज में। किसके इलाज में? घेंगा मतलब गलगंड के इलाज में। यूरेनियम का यूज किसमें करते हैं अपन? नाभि के भट्टी में। किसमें करते हैं? नाभि के भट्टी में ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक है, सोडियम का यूज है ही नहीं यहाँ पे, समस्थानिक पड़ा ही नहीं, सोडियम में समस्थानिक होता ही नहीं है। बताओ समस्थानिक किसका होता है? कोबाल्ट का। तो हमारा आंसर क्या होगा? कोबाल्ट। और कोबाल्ट में अगर पूछता है कोबाल्ट के कौन से समस्थानिक का उपयोग होता है, तो हम क्या बोलते हैं? सी कोबाल्ट 60 का यूज करते हो। यहाँ पे बोलते तो क्या बोलते हैं अपन? आयोडीन 131 का हम यूज करते हैं। क्लियर? ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा ये सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले हमने 8 क्वेश्चन कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? ठीक है, जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? तो मैंने आपको पढ़ाया था कि शरीर की संरचनात्मक व जीवन की मूलभूत इकाई होती है, उसको हम कोशिका कहते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा बच्चों? सी कोशिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोटीन का संश्लेषण स्थल होता है। तो ध्यान देना, प्रोटीन का संश्लेषण जो स्थल होता है ना, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। वो कहाँ पर, कौन होता है? राइबोसोम। कौन सा होता है? राइबोसोम होता है। लेकिन ऑप्शन में एक्चुअली में राइबोसोम नहीं है। ठीक है, राइबोसोम नहीं है। तो ध्यान देना, राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? अंतःप्रद्रवी जालिका पर। तो हमारा आंसर क्या होगा? अंतःप्रद्रवी जालिका होगा। ठीक है, अब आगे देखो, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः पदार्थ की बनी होती है। तो पादप कोशिका भित्ति पूछा है उसमें, है ना। तो जो क्या करती है, जो पौधे जो होते हैं उनको यांत्रिक, उनको मजबूती प्रदान करने का काम करती है। तो पादप कोशिका जो भित्ति होती है बच्चों, वो होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। क्लियर? अगर आपका आंसर सेलुलोज भरा आपने फिल इन द ब्लैंक में, तो आपका आंसर सही होना गलत है। पादप की पत्तियों में स्थित छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो पादप जो पत्तियां होती है, छोटे छिद्र को हम क्या बोलते हैं? आपको बताया था मैंने, रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम रंध्र कहते हैं। वो जो रंध्र जो होते हैं, वो वाष्पीकरण करने का काम करते हैं ना, गैसों का आदान प्रदान करने का काम करते हैं। चलो बैठते हैं नेक्स्ट की तरफ। वाहनों में ईंधन के रूप में किस पदार्थ का उपयोग होता है? तो ध्यान देना, अब ये क्वेश्चन अगर हम पूछें तो वाहनों में ईंधन के रूप में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? वैसे तो हम वाहनों में सीएनजी का भी उपयोग कर रहे हैं, हम पेट्रोल का भी उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा एक आंसर और बन सकता है, जैसे कि वाहनों में आजकल ईंधन के रूप में एथेनॉल जो होता है ना, या जिसको हम बोलते हैं इथेनॉल, तो हम इथेनॉल का भी उपयोग कर रहे हैं। और जब आप पेट्रोल पंप पे जाओगे तो वहां पर लिखा हुआ रहता है इथेनॉल, है ना, पेट्रोल में कुछ मात्रा इथेनॉल की डाली गई है। तो यहाँ पर आंसर आपका वैसे सीएनजी परफेक्ट आंसर है आपके अकॉर्डिंग, है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग। न्यूरॉन में लंबे प्रवर्ध क्या कहलाते हैं? न्यूरॉन। ठीक है, तो न्यूरॉन क्या होता है आपको पता ही है कि जो तंत्रिका कोशिका तंत्रिका जो तंत्र होता है, उसकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को हम न्यूरॉन कहते हैं। और न्यूरॉन में क्या होता है? एक धागे नुमा, इस प्रकार से धागे नुमा संरचना निकलती है बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं ध्रुमिका। क्या बोलते हैं इसको? हम ध्रुमिका कहते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम ध्रुमिका कहते हैं। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे। वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, ये पढ़ा है आपको। वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर बताओ क्या कहलाएगी? त्वरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? त्वरण कहलाएगी। किसी वस्तु का भार उसके भार भार होता है, मतलब डब्लू। क्या होता है बच्चों? भार डब्लू। तो डब्लू उसके समानुपाती होता है। तो किसके समानुपाती होता है? ध्यान देना, डब्लू जो होता है वो उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अगर लेकिन अगर द्रव्यमान है तब भी आपका, लेकिन अगर देखा जाए तो W बराबर प्यारे बच्चों होता है mg। क्या होता है? W बराबर mg होता है, क्योंकि भार का जो मान होता है सब जगह क्या होता है? अलग अलग होता है, इसलिए W बराबर mg परफेक्ट आंसर है। और अगर आपने m लिखा है तब भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ठीक है। जल में H2 व O2 के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो आपको कई बार पढ़ाया गया है ये H2 और O2 का अनुपात कितना होता है। वैसे आपको याद होगा, ध्यान देना, H है ना, और यहाँ पर क्या है? O है हमारे पास, ऑक्सीजन हमारे पास में। ठीक है, तो इनका अनुपात कितना होगा? जल में पूछा है तो जल का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? H2 होता है। ठीक है, 1:2 अनुपात 1:16। ठीक है, 2 अनुपात कितना आया? 16 कट गया, बताओ कितना आया? 1:8। कितना आ गया बच्चों? 1:8 आ गया। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा हमारे पास में?
1:8। क्लियर, 1:8 इसका आंसर होगा। पदार्थ के कण एक दूसरे को खालिस्तान करते हैं। तो आपको भी पता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर, हाँ उम्मीद रही तो नेक्स्ट क्लास लाई जाएगी, इसमें आपके सारे क्वेश्चंस को सोल्व किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों तक पहुंचाने का कष्ट करें।